नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और निरंतर रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पर दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने पढ़ा था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। यदि अभी तक आपने वो लेक्चर वॉच नहीं किया तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। और आज का हमारा टॉपिक है वो है मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश, जो राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश है। तो उसके बारे में चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो किस साइड में आता है। तो राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिम में हमने पढ़ लिया था थार का मरुस्थल है, और उसके बाद यह है मध्यवर्ती अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती है और अरावली पर्वतीय, यानी कि यहाँ पर पर्वत पाए जाएंगे, चोटियाँ पाए जाएंगे, तो इसलिए इसको मध्यवर्ती अरावलीय पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। तो पहला बात तो यह है कि जो अरावली पर्वतमाला है ना, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है वो अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो हमने पढ़ा था कि जो उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न है वो मुख्यतः पूछे जाएंगे। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी गोंडवाना लैंड से। किससे हुई थी? यहाँ से, इसे हाथ से लिखा जाएगा, गोंडवाना लैंड से। ठीक है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था शुरुआत में। क्षेत्रफल की बात करें जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो टोटल राजस्थान का 9.3% रखता है। कुल क्षेत्रफल का 9.3% है वो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। तीसरा है विस्तार की बात करें तो जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो केवल राजस्थान में भी नहीं है, इसका विस्तार है वो गुजरात में भी है और आगे यह दिल्ली तक जाती है। तो विस्तार की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं जीजे, यानी कि गुजरात के खेड़ ब्रह्मा, नाम याद रखना, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर। कई बार पूछ लिया जाता है अरावली पर्वतमाला कहाँ से शुरू होती है, तो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से उत्तर में राजस्थान के झुंझुनू में एक गांव होता है खेतड़ी या सिंघाना, दो गांव है ये, खेतड़ी सिंघाना। तो यहाँ तक है वो अरावली पाई जाती है मुख्यतः, परंतु इसके बाद में ये आगे दिल्ली तक भी पाई जाती है। दिल्ली के निकट रह जाती है, तो वहाँ पर वो केवल अवशेष के रूप में छोटी छोटी पहाड़ियाँ ही रह जाती है और इसको वो दिल्ली तक ही माना जाता है। ठीक है, तो इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की गुजरात से राजस्थान और दिल्ली तक की कुल लंबाई है राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल लंबाई है इसकी 602 किलोमीटर। तो 602 किलोमीटर टोटल है और उसमें से 550 है वो अकेले राजस्थान में है, यानी कि लगभग 80% एरिया है वो अरावली पर्वत का राजस्थान में आता है। तो विस्तार में आप याद रखना खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु। तो इस पर्वतीय प्रदेश की जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, तो वो जलवायु है वो है उप आर्द्र जलवायु है, उप आर्द्र। इस उप आर्द्र जलवायु के कारण राजस्थान में है वो वर्षा रेखा भी बंट जाती है। यह अरावली प्रदेश है वो राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटता है, वो भौतिक दृष्टि से हो, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से क्योंकि इस अरावली पर्वतीय के इधर है वो वर्षा अधिक होगी, इधर नहीं होती, तो ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तो उपार्द्र जलवायु पाई जाती है। और मृदा की बात करें तो जो मृदा होती है वो काली और लाल भूरी और कंकराली मिट्टी, यानी कि कंकड़ युक्त मिट्टी है वो पाई जाती है, जिसका रंग लाल भूरा काला हो सकता है। ठीक है, वर्षा की हमने पीछे हमारे मैप में पढ़ा था, मैंने आपको नोट्स पे समझाया था कि जो वर्षा होती है अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान में समवर्षा रेखा का कार्य करती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो अरावली पर्वतमाला के समांतर से गुजरती है, जो राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है। और इस 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के इधर है वो वर्षा कम होगी, इधर ज़्यादा होगी, तो वर्षा हो जाएगी 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यह तो है नॉर्मल बात।
परंतु आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू। तो यहाँ पर वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर, या इतनी वर्षा होती है जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानी जाती है माउंट आबू सिरोही। और इस माउंट आबू सिरोही में है वो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है जो है सिरोही में, याद कर लेना सिरोही, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो बात होगी नॉर्मल की। अब हम बात करते हैं कि कुछ विशेष बातें जो अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित है। तो पहला टॉपिक तो या पहला बिंदु हम माने कि जो यह अरावली पर्वतमाला है वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। यानी कि इधर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है तो इसको इधर बढ़ने से या इसके मरुस्थलीकरण को रोकने में वो अरावली पर्वतमाला प्रदेश है वो सहायता करती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मरुस्थलीकरण रोकना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा खनिजों की बहुतायत। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर। और अजायब घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में खनिजों की उपलब्धता है। तो जो खनिजों की उपलब्धता है ना वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में वो सर्वाधिक होती है। तो खनिज बहुतायत में पाए जाएंगे जैसे कि तांबा, कांसा, जस्ता, अब्रक और ग्रेनाइट। और जो ग्रेनाइट नगरी है जालोर वो इसी पर्वतीय माला प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो ये हो गई मरुस्थलीकरण को रोकना, खनिज संपदा। और एक और आता है कि राजस्थान में या ऐसा कहें कि भारत में जलवायु निर्धारण, जलवायु निर्धारण क्या होता है कि जो इसकी समांतर है वो अरब सागर की है, वो मानसून रेखाएं चलती है। यानी कि जब यहाँ से अरब सागर की मानसून रेखाएं उठती है तो वो इसके समांतर चली जाती है। अगर ये इधर जाना चाहती है तो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो बीच में ओड़ो बन जाए, आगे जान कौन देना रोड़ो को कार्य करे। तो इन्हें जान कौन दिया जाता है, सीधी सीधी समांतर उठ जाएगी। इन कारण है वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश या राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा को नहीं होगी। इन कारण है वह मानसून में बाधा लिया है, ठीक है। और एक और गिना जाता है कि जो सिंधु बेसिन होता है, सिंधु बेसिन, सिंधु पाई जाती थी उत्तरी भारत में और गंगा बेसिन है वो पूर्वी भारत में। तो सिंधु बेसिन व गंगा बेसिन के बीच जल विभाजक का कार्य भी अरावली करती है। किस प्रकार से, ये उत्तरी भारत है और ये है पूर्वी भारत और यहाँ आ जाती है अरावली। तो जो अरावली के पूर्व में गिरने वाली नदियाँ हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में डालेंगी और इधर आने वाली नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालेगी। तो हो गया ना अरावली के कारण सिंधु बेसिन व गंगा बेसिन में जल विभाजक, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने अरावली से संबंधित याद करनी है। और अब हम पढ़ते हैं कि अरावली पर्वतीय माला प्रदेश, पर्वतीय माला प्रदेश है तो यहाँ पर बहुत सी चोटियाँ पाई जाएंगी, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और इसको पढ़ने के लिए हमें है वो अरावली को 3 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अरावली पर्वतमाला प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। और सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। राजस्थानी ऑनलाइन क्लासेस। अरावली पर्वतमाला प्रदेश को हम 3 भागों में बांटते हैं। हमने पढ़ा कि जो शुरुआत होती है वो होती है खेड़ ब्रह्मा गुजरात से, यानी कि दक्षिण से। तो इधर दक्षिण है और इधर उत्तर है और ये हो जाएगा मध्य। तो इसी प्रकार से हम अरावली को डिवाइड करेंगे, दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश। कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो फर्स्ट टॉपिक, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो जो जहाँ से शुरुआत होती है ना इस अरावली की, वहाँ की ऊंचाई है वो समुद्र तल से सर्वाधिक होती है।
तो सर्वाधिक होती है तो 1200 प्लस मीटर में, यानी कि 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई समुद्र तल से। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी पर्वतमाला अरावली प्रदेश, तो 1200 मीटर से अधिक समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। और हम बात करें कि जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला प्रदेश है वो मुख्य रूप से 9 जिलों में पाई जाती है। 9 जिलों में कौन कौन से? जालोर, सिरोही, और उसके बाद थोड़ा राजसमंद, ऊपर चलते हैं तो जयपुर, अजमेर और दौसा, सीकर, झुंझुनू और थोड़ा भीलवाड़ा भी आ जाता है बीच में, और डूंगरपुर भी होता है। तो मुख्यतः 9 होते हैं, परंतु किताबों में यह 13 लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद कर लें 9 और 13। तो दक्षिण अरावली पर्वतमाला प्रदेश है, उसमें आएंगे जालोर आएगा, थोड़ा बाड़मेर आएगा और राजसमंद आएगा। तो जालोर, राजसमंद, बाड़मेर, ये 3 जिले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या पाई जाएगी? जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएंगे। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गुरु शिखर, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 1727 मीटर। ध्यान रखना कई किताबों में यह 1722 भी लिखा हुआ है, ठीक है। और जो राजस्थान पुलिस की बुक है उसमें 1727 दिया हुआ है, तो आप 1727 याद रखें। तो 1727 मीटर राजस्थान की दूसरी सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी। यहाँ पर ऐसा नहीं पूछेगा कितने भागों में बांटा गया है, इन तीनों भागों में से वो चोटियों पर प्रश्न उठाए जाएंगे, यानी कि किसकी कितनी ऊंचाई है या आरोही अवरोही में व्यवस्थित करना। तो आप ध्यान से याद रखना। लास्ट में मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो गुरु शिखर है और 1 नंबर पर गुरु शिखर है, सेकंड है वो है शेर वो नहीं है जंगल का राजा, यहाँ यह शेर है। तो शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर, ठीक है। और तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी दूसरी सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है देलवाड़ा, मैं दिलवाड़ा लिख रहा हूँ, देलवाड़ा, इसकी है 1442 मीटर। तो ये 3 पर्वत चोटी हैं, आप इनकी लंबाई याद रखना, 1727, 1597, 1442। इसके अलावा कई और भी है, जैसे कि अचलगढ़ हो गया, इसमें आ जाएगा अचलगढ़, जरगा और रघुनाथ की पहाड़ियाँ वो यहाँ पर आएगी। रघुनाथ की पहाड़ियाँ बेरांच, ठीक है। ये हो गई इसकी प्रमुख पर्वत चोटियाँ, यानी कि दक्षिणी भाग की प्रमुख चोटियाँ, दक्षिणी पर्वतमाला अरावली प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ। और इसके अलावा एक आता है पठार, यहाँ पर पठार पाए जाते हैं। कौन से पठार होंगे? 2 मुख्यतः पठार पाए जाएंगे, भोराट का पठार और उड़िया पठार। भोराट का पठार है वो उदयपुर के उत्तर में जो कुंभलगढ़ होता है वहाँ से गोगुंदा के बीच पाया जाएगा, यानी कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में जिला है उदयपुर, ठीक है। भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ के उत्तर में उदयपुर के उत्तर में कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच पाया जाएगा भोराट का पठार। और उड़िया का पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया पठार, ठीक है, जिसकी लंबाई है 1320 मीटर, याद रखना 1320 मीटर। और यह जो सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है ना गुरु शिखर, उसकी साइड में है, ठीक है, 1320 मीटर ऊंचाई है। और यही भी उदयपुर में है। उड़िया का पठार और भोराट का पठार इनमें कन्फ्यूजन में होता था ना कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार 1320 मीटर, ठीक है। तो ये नॉर्मल जानकारी हो गई दक्षिणी अरावली पर्वतमाला प्रदेश की। अब हम पढ़ते हैं मध्य अरावली पर्वतमाला प्रदेश। तो अभी हमने देखा कि मध्य अरावली पर्वतमाला प्रदेश में जयपुर और अजमेर आएंगे, यानी कि कुछ शेखावाटी क्षेत्र भी आएगा, शेखावाटी यानी कि सीकर, चूरू, झुंझुनू वहाँ भी आएगा। तो मध्य अरावली प्रदेश, तो मध्य में क्या कौन सी चोटियाँ आएगी? ट्रिक, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कौन कौन सी चोटियाँ हैं।
तो ट्रिक है गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। ट्रिक है हमारी, गुरु से जरा दिल लगाकर, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। गुरु शिखर हो गया, शेर हो गया, दिलवाड़ा हो गया, यह साइलेंट है। जरगा और अचलगढ़ ये दोनों भी है वो इसी में आएंगे, जरगा और अचलगढ़, ठीक है। और मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग में आएगी तारागढ़। तारागढ़ जो अजमेर में पड़ती है, ठीक है। एक आएगी रघुनाथगढ़, सॉरी रघु नहीं, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ भी है, वो अजमेर में है और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। खो का क्या अर्थ होगा? खोदरी बाग, और खोदरी बाग है वो उत्तरी भाग में आएगी। खोदरी बाग अलवर, अलवर में है भाई खोदरी बाग। जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगी प्रमुख पर्वत चोटियाँ। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा, ठीक है। तो मध्य भाग हो गया, उत्तरी भाग भी हो गया। ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी है वो सही क्रम में व्यवस्थित नहीं है, क्रम पूछ लेगा या फिर मिलान करना पूछ लेगा। तो आप याद रखना, मैं आपको एक बार कंफर्म कर लेता हूँ आंकड़े सही है क्या, ठीक है। मध्य अरावली में हो गया, तारागढ़ है, ठीक है, अजमेर में है, और यहाँ सही है। और हम इनका भी कर लेते हैं। दरगाह का कितना है? दरगाह का है 1431, और अचलगढ़ का है 1380 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो जो इनकी है वो है 550 मीटर, 550 मीटर। और हमने पढ़ा कि यहाँ सर्वाधिक ऊंचाई होती है तो ऊपर चलते हुए कम हो जाएंगी। तो जो उत्तरी भाग होता है ना, उत्तरी अरावली पर्वतमाला प्रदेश, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 220 से 400 मीटर तक होती है, ठीक है। ये भी याद कर लेना। और इसके अलावा जो हमारा डाटा है वो एकदम सही है। रघुनाथगढ़ इतना ही है, और खोदरीबा 920 सही है। और एक और आता है अलवर जिले में बेरांच, ये भी याद कर लेना भाई। बेरांच है 792 मीटर ऊंचा, ठीक है। तो चोटियाँ आप इनकी खास करके याद रख लेना। चोटियाँ हैं गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, यह साइलेंट है, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, खोदरीबा और तारागढ़। और तारागढ़ की जो ऊंचाई की बात करें तो 855 मीटर, याद कर लेना 855 मीटर। और कौन सी रह गई हमारी पर्वत चोटी? और पर्वत चोटियाँ नहीं दी गई है इस बुक में, तो आप केवल इतना ही याद रखें, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इन पर्वत चोटियों में भी कुछ खास है क्या। तो खास क्या पूछा जाता है? तो पहला प्रश्न पूछा जाता है जो ग्रेनाइट नगरी होती है। ये हमने देखा कि जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला प्रदेश है वहाँ पर खनिजों की बहुतायत है। तो ग्रेनाइट नगरी है वो जालौर को कहा जाता है, जालौर को ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है, याद रख लेना। क्यों कहा जाता है? तो जो जालौर होता है ना, इस साइड में जालौर, तो जालौर और बाड़मेर की सीमा पर सिवाना, ठीक है, सिवाना गांव है, वो था सिलान, धौलपुर वाला सिलान गांव था। आप कंफ्यूजन मत हो जाना, सिलान और ये है सिवाना, ठीक है। तो सिवाना गांव के आर पार है वो पहाड़ियाँ पाई जाती है जिनको कहा जाता है 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ। और एक और अन्य नाम लिया जाता है नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत, ठीक है। तो नाकोड़ा पर्वत अथवा 56 की पहाड़ियाँ, यहाँ पर ग्रेनाइट की बाहुल्यता होने के कारण जालौर को ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट टॉपिक हो गया। और दूसरा क्या पूछा जाता है कि राजस्थान में वह कौन सी संरचना है
जो मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोक रही है। वो कौन सी संरचना है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा हो गया अरावली मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या है कि जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ तो कुछ हो जाता है। तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया, जिस पर हमने पढ़ लिया, शुरुआत में पढ़ा था कुछ नॉर्मल कंडीशन। उसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक है चोटियाँ मैंने ट्रिक से समझा दिया। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। ठीक है, तो प्रमुख चोटियाँ हो गई, इनकी लंबाई आप ध्यान रखना। क्रम पूछा जाएगा, आरोही अवरोही, या इनको लंबाई में सही रूप से व्यवस्थित करना पूछ लिया जाएगा। तो इसके अलावा जो है कहीं से भी क्वेश्चन उठाने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो क्लास कैसी लगी थी है कमेंट कर देना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।